Very good morning, all of you. Today we will continue our pharmaceutical aid chapter in pharmacognosy. In previous video, we have studied many examples of the substances which are used as pharmaceutical aids. In this video, I will explain some more examples of this category. So let's start the topic with agar. What is agar? Agar is a jelly-like substance obtained from algae and derived from agarose, which forms the supporting structure in the cell wall of certain algae species and which is released on boiling. मतलब जो अगार होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली सबको पता है क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एल्गी से हमें मिलता है। और ये कौन सी स्पीसीज से मिलता है? एगेरोस से। ये एक तरीके का पॉलीसेकेराइड ही होता है। और जो एगेरोस होता है वो कहाँ पर हमें पाया जाता है? जो एल्गी होती है उसकी जो सेल वॉल होती है उसका एक जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। हर किसी भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल वॉल तो होती है। तो जो सेल वॉल होती है उसका एक सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए जो हेल्प करता है वो एगेरोस होता है और इसी से हमें अगार मिलता है विच इज रिलीज ऑन बॉइलिंग। जब हम एल्गी को बॉयल करते हैं तब जो अगार होता है वो जेली के फॉर्म के अंदर उसके अंदर से रिलीज होता है। These algae are known as agarophytes belonging to the Rhodophyta phylum. ये जो एल्गी होती है उसे एगेरोफाइट्स भी बोला जाता है और वो हमें रोडोफाइटा फाइलम से मतलब उससे बिलोंग करती है और इसे रेड एल्गी भी बोला जाता है। और अगर इसकी साइनोनिम्स की हम बात करते हैं तो इसे अगार अगार, वेजिटेबल जिलेटिन्स, जिलोज, जापान अगार एक्सेट्रा नामों से भी इसे जाना जाता है। नाउ इसके सोर्स क्या होते हैं? अगार इज द ड्राइड हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स extracted from the agarosites of the algae belonging to the class Rhodophyceae। आपको ये पहले भी मैंने बताया था कि जो अगार होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? Rhodophyceae से। Then the predominant agar producing genera is the Gelidium, Canthopeltis, सेरेमियम एंड टेरोक्लेडिया। ये जो 4 स्पीसीज होती है उनसे मेनली अगार प्रोड्यूस होता है। नाउ इसके अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है या कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो ये एक मरीन प्लांट है जो कि समुद्री जो प्लांट होता है वो होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? सी के बॉटम में, समुद्र तल के अंदर पाया जाता है। एंड आर फाउंड अलोंग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया, कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इन सभी के समुद्री तटों में ये पाया जाता है। देन कमर्शियली अगर इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? जापान में, स्पेन, कोरिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए के अंदर इसका कमर्शियली प्रोडक्शन होता है और ये कमर्शियली इसका सप्लाई भी करते हैं। इंडिया के अंदर ये बे ऑफ बंगाल यानी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर ये पाया जाता है। देन इसके इवोल्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन की बात करें तो ये कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज और सॉल्युबिलिटी में कैसा होता है? तो सबसे पहले कलर इसका येलोइश ग्रे और वाइट टू नियर कलरलेस होता है। देन इसका ऑर्डर, ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है। इसका टेस्ट म्यूसिलेजिनियस होता है, मतलब वही चिपचिपा सा गोंद की तरह का टेस्ट होता है इसका। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्ट्रिप की शेप में होता है, शीट्स की शेप में होता है, फ्लैक्स जो होते हैं ना उसके परतों के रूप में हो सकता है या फिर ये कोर्स पाउडर के रूप में भी हो सकता है। देन इसकी जो साइज होती है, अगर ये शीट्स की फॉर्म में पाया जाए तो इसकी जो लेंथ होती है वो 45 से 60 सेंटीमीटर तक ये लंबे हो सकते हैं और इसकी चौड़ाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। लेकिन अगर ये स्ट्रिप की फॉर्म में पाए जाए तो ये 4 mm से ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। नाउ इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये कोल्ड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं एंड फॉर्म अ जिलेटिनियस मास आफ्टर कूलिंग हॉट सॉल्यूशन। और जब इसका कोई सपोज हमने इसको किसी पानी के अंदर अपनों ने इसको डिजोल्व डाल के और इसे गर्म किया है और उसके बाद ठंडा किया है तो ये एक जिलेटिनियस मास बना देता है। और जिलेटिनियस मास ये क्यों बनाता है?
क्योंकि हमने पढ़ा है आगे कि जब इसे हम बॉईल करते हैं एल्गी को, तो इसके अंदर से जो जेली लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और उसकी वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा जिलेटिनियस मास फॉर्म कर लेता है। देन इट इज सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर बिल्कुल भी इनसॉल्युबल होता है और ये बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल होता है। नाउ इसमें कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो अगार इज कंसिस्ट ऑफ एगेरोस एंड एगेरोपेक्टिन। मेनली एगेरोस और एगेरोपेक्टिन से बना होता है। एगेरोस कंटेन्स डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज यूनिट्स। जो एगेरोस होता है उसके अंदर डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज यूनिट्स होती है। इट आल्सो कंटेन सेल्यूलोज एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेज। इसके अंदर सेल्यूलोज भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है वो भी इसके अंदर होते हैं। एगेरोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स जेल स्ट्रेंथ ऑफ अगार। इसके अंदर जो मेन जेलिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, एगेरोज की वजह से होती है। देन केमिकल टेस्ट। अगार रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हमने पहले भी वीडियोस में पढ़े हैं। तो जो अगार होता है वो फैलिंग टेस्ट सॉल्यूशन टेस्ट में पॉजिटिव इफेक्ट देता है, मतलब उसका जो भी रिजल्ट आना चाहिए जो एक्सेप्टेड होता है वो रिजल्ट ये देता है। एंड मॉलिश टेस्ट भी पॉजिटिव देता है ये। और अगर अगार पाउडर को ट्रीट करते हैं रुथेनियम रेड सॉल्यूशन के साथ, तो ये रेड कलर फॉर्म करता है। किसकी वजह से, म्यूसिलेज के प्रेजेंस होने की वजह से रेड कलर इसका प्रोड्यूस होता है। देन ऑन वार्मिंग अगार इन अ सॉल्यूशन ऑफ KOH अ कैनरी येलो कलर डेवलप्स। मतलब अगर हमने अगार को KOH के सॉल्यूशन के अंदर हल्का सा वार्म भी किया है तो उसके अंदर ये येलो कलर अपीयर हो जाता है और डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है 1% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अगार इज प्रिपेयर्ड इन बॉइलिंग वाटर विच ऑन कूलिंग कन्वर्ट इनटू अ जेली। अगर हम सपोज 100 ml वाटर लिया है और उसमें सिर्फ 1 ml अपनों ने अगार मिलाया है, मतलब ये क्या हो गया 1% एक्वा सॉल्यूशन। 1% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अगार अगर हमने बॉयल किया है और उसके बाद में इसको अपनों ने कूल डाउन होने के लिए रख दिया तो ये एक जेली की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसके बाद है नेक्स्ट ऑन एडिंग एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड टू अ 0.2% सॉल्यूशन ऑफ अगार, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ जिलेटिन। अगर हम 0.2% अगार सॉल्यूशन को टैनिक एसिड के साथ में मतलब ट्रीट करवाते हैं या रिएक्ट करवाते हैं तो कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर उस वक्त जिलेटिन एब्सेंट होता है। देन नेक्स्ट इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो ये एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह, लैक्सेटिव और सस्पेंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। और जो हमारा जो कल्चर मीडिया होता है, कई बार हम जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर या जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो कल्चर मीडिया बनाते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए या कल्चर कॉलोनी बनाने के लिए जो मीडिया बनाया जाता है, तो उसके अंदर भी ये काम में लिया जाता है। देन इट इज आल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट एंड मेडिकल इनकैप्सुलेशंस। ऑइंटमेंट्स और मेडिकल प्रिपरेशंस और भी जो एनकैप्सुलेशंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देन डेंटल इम्प्रेशन मोल्ड बेस में भी इसका यूज़ किया जाता है कि जो दांतों से संबंधित जो बीमारियां होती है इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सब्सटेंस हम देखते हैं ग्वार गम। ग्वार गम क्या होता है? ग्वार गम पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्वार सीड्स अंडरगोइंग मल्टीपल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जो ग्वार गम पाउडर होता है हमें ग्वार सीड से मिलता है, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाद में हमें पाउडर की फॉर्म में मिलता है। ग्वार गम अटेन अनयूनिफॉर्मिटी एंड वेरी हाई विस्कोसिटी एट लो कंसंट्रेशन बाय गेटिंग रैपिडली हाइड्रेटेड इन कोल्ड वाटर। जो ग्वार गम होता है उसके अंदर मतलब इतनी कैपेसिटी होती है कि अपनों ने अगर छोटा सा अमाउंट या बहुत कम मात्रा भी ग्वार गम की यूज की है तो वो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन को विस्कस कर देगा या गाढ़ा कर देगा। मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी की मतलब प्रॉपर्टी होती है। किसी भी सॉल्यूशन को हाई विस्कोसिटी प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी होती है बहुत कम अमाउंट के अंदर भी। देन इसे हम ग्वार फ्लोर, डेकोर्पा, जैगुआर गम, ग्वारेन, गम्स
साइमोप्सिस, गम साइमोप्सिस एंड साइमोप्सिस गम एक्सेट्रा नामों से इसे जाना जाता है। इसका सोर्स क्या होता है कि वही कौन से ग्वार सीड्स होते हैं जो कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। जो सीड्स होते हैं वो कहाँ कौन किससे क्या बोला जाता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस के जो सीड्स होते हैं उनसे हमें ग्वार गम का पाउडर हमें मिलता है। देन इसकी फैमिली जो होती है वो होती है लेग्यूमिनासी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अकरेंस मेनली कहाँ होता है, ये एनुअल श्रब होती है और मतलब बहुत सारी जगह ये पाई जा सकती है। मेनली इंडिया के अंदर ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में और राजस्थान के अंदर मिलती है और कई जगह पाकिस्तान में भी इसे मतलब उगाया जाता है। इसका ऑर्गेनोलिप्टिक एवोल्यूशन की बात करें तो ये कलरलेस और पेल येलोइश वाइट कलर की होती है, या तो वो कलरलेस होगी या फिर हल्का सा येलोइश वाइट कलर इसका होगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑर्डर होती है, मतलब थोड़ी सी अजीब सी इसमें से स्मेल आती है। और इसका टेस्ट कैसा होता है, म्यूसिलेजिनियस टेस्ट होता है इसका। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है हॉट और कोल्ड दोनों पानी के अंदर, मतलब ठंडा गर्म दोनों पानी में ये इजीली सॉल्युबल हो जाती है, लेकिन अल्कोहल के अंदर ये इनसॉल्युबल होती है। और ऑयल्स, ग्रीस, हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन्स, जो एस्टर्स होते हैं इनके अंदर ये पार्शियली इनसॉल्युबल होती है, मतलब थोड़ा सा ये इनसॉल्युबल रह जाती है। देन हम इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो द सॉल्यूशन ऑफ ग्वार गम इन वाटर इज आर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, न्यूट्रल, हीट स्टेबल, प्रोसेसेस 5 to 8 times थिकनिंग पाउडर देन स्टार्च। मतलब ये जो होता है वो टेस्टलेस तो होता ही है, ऑर्डरलेस भी होता है, टेस्टलेस भी होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये न्यूट्रल होता है नेचर के अंदर। हीट स्टेबल होता है कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा हीट अगर अपनों ने उसमें रख दिया है तो भी ये स्टेबल रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और इसके अंदर जो दूसरे सब्सटेंस हमने पढ़े हैं, जैसे स्टार्च पढ़ा है, तो स्टार्च से 5 से 8 गुना ज़्यादा थिकनिंग की प्रॉपर्टी होती है। मतलब बताया ना मैंने कि इसका थोड़ा सा क्वांटिटी भी किसी भी सॉल्यूशन को बहुत इजीली विस्कस कर सकती है। और इसके अंदर जो मेनली केमिकल्स पाए जाते हैं वो है गैलेक्टोमेनन is the major constituent of guar gum. This substance hydrolyzes to yield galactose and mannose. ये जब गैलेक्टोमेनन हाइड्रोलाइसिस होता है तो इससे गैलेक्टोज और मेनोज बनते हैं और वो 1:2 की रेशियो के अंदर बनते हैं। और इसके अंदर 5 to 7% जो परसेंट होता है प्रोटीन भी पाया जाता है। इसका केमिकल टेस्ट On treating with a weak solution of iodine, guar gum fails to attain olive green color. अगर गुआर गम को हम आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके अंदर ग्रीन कलर नहीं आता है, मतलब ये आयोडीन टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट आता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। देन ऑन ट्रीटिंग ऑफ द गमी सॉल्यूशन with ruthenium red solution it fails to attain pink color. अगर इसके गमी सॉल्यूशन को हम रुथेनियम रेड सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करेंगे या ट्रीट करेंगे तो उसका पिंक कलर अपीयर नहीं होगा। कि जो रुथेनियम रेड कैसा होता है कलर में, पिंकिश मतलब रेडिश पिंक कलर का ऐसा होता है, वो डालने के बाद में उसमें पिंक कलर नहीं आता है, मतलब ये उस टेस्ट को भी फेल करता है। गुआर गम सॉल्यूशन विद 2% लेड एसिटेट सॉल्यूशन फॉर्म अ पीपीटी। लेकिन अगर गुआर गम सॉल्यूशन को हमने 2% लेड एसिटेट के साथ में ट्रीट किया है तो उससे पीपीटी जरूर फॉर्म होती है उसके अंदर। तो ये लेड एसिटेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। देन aqueous solution of guar gum convert to a gel on adding a small amount of borax। अब जो गुआर गम का एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर अपनों ने कुछ मात्रा में बोरेक्स मिला दिया तो एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर उसके अंदर फॉर्म हो जाता है। आफ्टर दैट ये किस किस काम में यूज होता है, एक तो ये लेग्जेटिव यूज होता है, प्रोटेक्टिव की तरह भी यूज होता है और कई बार पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो एपिटाइट डिप्रेसेंट भी होता है, ये यानी कि भूख को जो डिप्रेस कम करता है उसके लिए भी काम में लिया जाता है ये। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जेली के जो भी जेली का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी ये एक तरीके से जो थिकनिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
देन इसका इस्तेमाल सस्पेंशन, इमल्शन, लोशंस, क्रीम्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा प्रिपरेशंस के अंदर भी किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट जिलेटिन। जिलेटिन, what is gelatin? Gelatin is derived from collagen obtained from various animal body parts. It is commonly used as a gelling agent in food, pharmaceutical drugs, vitamin capsules and फोटोग्राफी एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम जो लोग जिलेटिन देखते हैं इन रूटीन लाइफ, या आपने जिलेटिन जो नाम सुना होता है वो नेचुरल होता तो नेचुरल है, लेकिन वो कहाँ से हमें मिलता है? एनिमल बॉडीज के अंदर से हमें जिलेटिन मिलता है। एनिमल बॉडीज के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कोलेजन्स हैं, मतलब जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, फैटी टिश्यूज वगैरह, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, या फिर बोन्स होती हैं, उन सब से हमें जिलेटिन प्राप्त होता है। इसका अगर हम साइनोनिम देखें तो इसे जेल फॉर्म या प्योर जेल या फिर जिलेटिनियम भी बोला जाता है। इसका सोर्स, जिलेटिन इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजन। मतलब ये कोलेजन जो होता है उसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से फॉर्म होता है। और जो हमें कोलेजन कहाँ से मिलता है? स्किन से, जो कि स्किन के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, टेंडन्स होते हैं, वहाँ से मिलता है। और जो बोन्स होती है किसकी? ऑक्स की, शिप की, एक्सेट्रा जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो बोन्स के अंदर से, टेंडन्स के अंदर से, उनकी स्किन के अंदर से, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर से जो हमें कोलेजन मिलता है, उसका जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो जिलेटिन फॉर्म होता है। आफ्टर दैट ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? इट इज बिलोंग फ्रॉम बॉविडे फैमिली। और इसके ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, मतलब जो ये दिखने में या टेस्ट में ये कैसा होता है, अगर उसकी बात करें तो हम ये एक कलरलेस और स्लाइट येलो कलर का होता है, या तो कलरलेस होगा, नहीं तो फिर उसमें थोड़ा सा येलोविश कलर होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है। जिलेटिन सबने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट ही दिखता है वो। और ब्रिटल होता है, मतलब इजीली टूट जाता है, भुरभुरा सा जो कहते हैं ना, जो इजीली अपन उसको तोड़ सकते हैं। देन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, फ्लैक्स, कोर्स ग्रेन्युलर पाउडर। ये शीट्स के फॉर्म में भी मिलता है, फ्लैक्स के फॉर्म में भी मिलता है, और ग्रेन्युलर यानी कि मोटा मोटा जो पाउडर होता है उसकी फॉर्म में भी ये मिलता है। देन ये ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है, और ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर और एल्केलाइन कैरेक्टर दोनों तरीके का ये होता है। जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी इज रिड्यूस्ड इफ बॉइलिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर इसको जब हम काफ़ी लंबे समय तक इसको हम बॉयल करें तो इसकी जो जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी जो इसकी थिकनिंग प्रॉपर्टी होती है, वो इसकी ख़त्म हो सकती है या फिर कम हो सकती है। देन जो जिलेटिन होता है वो कमर्शियली लेवल पर दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिलेटिन ए एंड जिलेटिन बी। जो जिलेटिन ए होता है उसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो pH 7 से 9 होता है, और जो जिलेटिन बी होता है उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट pH 4.7 to 5 होता है। और जो टाइप ए वाला जो होता है जिलेटिन, वो इनकम्पेटिबल होता है एनायनिक कंपाउंड्स के साथ में, मतलब उनके साथ में ये अच्छे से कंपेटिबल नहीं होता है, उनके साथ में ये मिक्स नहीं हो पाता है। एनायनिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो जैसे अगार है, ट्रेकेगेंट है, ग्वारगम है, ये सब के साथ में ये अच्छे से कंपेटिबल नहीं होता है। जबकि जो टाइप बी वाला होता है वो इजीली उनके साथ मिक्सचर फॉर्म कर सकता है। देन इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में जो ग्लूटेन प्रोटीन इसके अंदर जो ग्लूटीन होता है, जो जिलेटिन होता है वो मेनली ग्लूटेन प्रोटीन से बना होता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर एक एमिनो एसिड का मिक्सचर प्रोवाइड करता है। अगर ग्लूटेन प्रोटीन का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या करेगा? ये एक एमिनो एसिड का मिक्सचर देगा, और इस एमिनो एसिड के मिक्सचर में कौन से सब्सटेंस होंगे? ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, देन मिथियोनिन,
टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, मतलब एक्सेट्रा इतनी तरीके के अमीनो एसिड इसके अंदर होते हैं। आफ्टर दैट इसका जो केमिकल टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि अगर हम 1 ग्राम जिलेटिन को सोडा लाइम के साथ अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर से एक अमोनिया की जो तीखी सी स्मेल होती है, बिल्कुल इतनी तीखी सी जैसे कोई एसिड की स्मेल होती है, वैसी जो स्मेल होती है वो इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। देन तीखी सी स्मेल मतलब बहुत थोड़ा सा, मतलब उसको जिससे नाक के अंदर जलन होने लग जाती है, वैसी सी इसकी स्मेल आती है। देन ऑन ट्रीटिंग जिलेटिन विद पिक्रिक एसिड येलोइश कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अगर पिक्रिक एसिड के साथ हमने इसको ट्रीट किया है तो एक येलो कलर का पीपीटी बनेगा। देन ऑन ट्रीटिंग जिलेटिन विद द मर्क्यूरिक नाइट्रेट अ वाइट कलर पीपीटी इज फॉर्म्ड विच टर्न ब्रिक रेड कलर व्हेन वार्म्ड। जब क्या करेंगे, मर्क्यूरिक नाइट्रेट के साथ जिलेटिन को हम ट्रीट करते हैं तो एक वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होता है, जिसे कि जब इस वाइट पीपीटी को हम थोड़ा गर्म करेंगे तो ये एक जो ईंट वाला रेड कलर होता है, ब्रिक रेड कलर, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। देन इसकी थेरापेटिक एफिकेसी की बात करें तो इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट, सपोजिटरीज, कैप्सूल्स, पिल्स कोटिंग एंड जिलेटिन स्पॉन्ज के लिए यूज होती है। मेनली ये जो प्रिपरेशंस होती हैं उनमें इसका यूज होता है। देन ये सस्पेंडिंग एजेंट, बाइंडर्स, जो टेबलेट में बाइंडर्स यूज होते हैं उनकी तरह, कोटिंग एजेंट, स्टेबिलाइजर, थिकनर्स और टेक्सचराइजर इन फूड इंडस्ट्रीज में भी ये काफ़ी काम आता है। टेक्सचराइजर इन फूड इंडस्ट्री मतलब किसी भी जो फूड प्रिपरेशंस होती हैं उनका टेक्सचर अच्छा सा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन इट इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ब्लड प्लाज्मा। इसे ब्लड प्लाज्मा के सब्सटीट्यूट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इनहिबिट क्रिस्टलाइजेशन इन बैक्टीरियोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग कल्चर्स। और इसे जो अपन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो कल्चर मीडिया बनाते हैं उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन को ये इनहिबिट कर देता है। कई बार क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कल्चर मीडिया के अंदर, तो उस चीज़ को ये ख़त्म करता है, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड जिंक जिलेटिन इज़ यूज्ड एज अ टॉपिकल प्रोटेक्टेंट। जो जिंक जिलेटिन होता है वो जो टॉपिकल प्रोटेक्टेंट यानी जो हमारी स्किन के ऊपर एक तरीके से प्रोटेक्टेंट का काम करती है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो के साथ ही हम फार्मास्यूटिकल एड चैप्टर को फिनिश करते हैं। और आप केयरफुली इसके सारे नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट्स लेके बनाइए, या फिर आप इसको पोस्ट करके अपने खुद के थ्रू अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करते हैं यहीं पे। थैंक यू।